हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, आदाब। कैसे हैं? मस्त। तैयारी अच्छी चल रही होगी आपकी। मुझे लगता है किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा। तो आज भी हम जीव विज्ञान ही स्टार्ट करेंगे और बायोलॉजी के इस सेगमेंट में आपको मैंने कल्चर वाला पार्ट मैंने कराया था कि किस प्रकार से एग्रीकल्चर में अलग अलग तरीके की कल्चर्स को हम लोग स्टडी के तहत बोलते हैं। एपी कल्चर क्या होता है, पीसी कल्चर क्या होता है, वीटी कल्चर क्या होता है, ओलेरी कल्चर क्या होता है, सब मैंने कराया था। इसको आप लोग याद करते रहिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में आता ही है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज से हम डाइजेस्टिव सिस्टम की शुरुआत करेंगे, लेकिन मेरे कुछ बंधुओं का रिक्वेस्ट था कि सर पहले एक्सक्रीटरी सिस्टम करा दीजिए, उसके बाद से। तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, एक्सक्रीटरी सिस्टम से ही टॉपिक की हम शुरुआत कर लेंगे। तो दोस्तों, आज से हम टॉपिक की शुरुआत करेंगे उत्सर्जन तंत्र में। और ध्यान से सुनिए, उत्सर्जन तंत्र बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और पूरा वैसे बायो ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन जिस टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं वो टॉपिक्स अपने आप में एक अहम रोल प्ले करता है। क्योंकि हर एक आदमी की आप आते हुए सुनते हैं ना कि इसकी किडनी फ्लॉप हो गई, इसकी किडनी फ्लॉप हो गई। तो सारे कॉन्सेप्ट आपको इसी टॉपिक के तहत समझ में आएंगे। तो दोस्तों, आज से हम जिस टॉपिक की शुरुआत करेंगे वो क्या है? उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम। समझेंगे एक्सक्रीशंस क्या होता है, किस प्रकार से किया जाता है, कैसे होता है। दोस्तों, आपको पहले हम समझाते हैं इसको अच्छे से। देखो दोस्तों, उत्सर्जी पदार्थ का मतलब होता है शरीर के जितने भी हानिकारक पदार्थ हैं उसको शरीर से बाहर निकालना। इसी को उत्सर्जन कहते हैं। और जिस तंत्र अर्थात शरीर का जो अंग उसको बाहर निकालने में सहायक होता है उसे वह उत्सर्जन का हिस्सा माना जाता है, इसलिए उसे तंत्र के तहत काउंट करते हैं, इसलिए उसे उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। लेकिन दोस्तों, इस परिभाषा से ना आपको समझ में आया होगा, ना आपको सेटिस्फैक्शन मिला होगा, ना मुझे सेटिस्फैक्शन मिला। तो बात ये चीज़ है कि हानिकारक पदार्थ कौन होते हैं और हानिकारक पदार्थ के रूप में क्यों निकालते हैं, उसको क्यों रिक्वायरमेंट होती है। जब इन सारे प्रश्नों को अपने आप से हम करेंगे तो एक प्रश्न आएगा कि सर ये उत्सर्जी पदार्थ का निर्माण कैसे होता है। हुआ ना प्रश्न? तो देखो दोस्तों, उत्सर्जी पदार्थ का निर्माण कैसे होता है, तो हम अपने शरीर को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जिन आवश्यक भोज्य पदार्थों को शरीर के अंतर्गत ग्रहण करते हैं, वह समस्त भोज्य पदार्थ जब जो चीज़ पाचित हो जाते हैं, जो चीज़ पचित हो जाते हैं, जो चीज़ डाइजेस्ट हो जाते हैं और जो चीज़ अनडाइजेस्ट हो जाते हैं, उन्हीं अनडाइजेस्टेबल फूड्स को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एक्सक्रीशन कहलाती है। लेकिन आपको मैं समझा दूं दोस्तों कि वो हानिकारक विषैले पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया ही एक्सक्रीशन कहलाती है। तो हानिकारक विषैले पदार्थ हम क्या 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 खाते हैं कि वो बन जाते हैं? तो दोस्तों, हम खाते हैं प्रोटीन, हम खाते हैं फैट, हम खाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, हम खाते हैं तरह तरह की विटामिन्स। तो दोस्तों, इन्हीं को खाने के क्रम में सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है बॉडी को सुचारू रूप से आगे कोऑर्डिनेट करने के लिए। तो प्रॉब्लम्स कहाँ क्रिएट होता है और किन किन तथ्यों पर होता है? तो दोस्तों, उत्सर्जन तंत्र की शुरुआत का मेन पिलर होता है प्रोटीन, क्योंकि हम प्रोटीन का पाचन से ही हम पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम अर्थात एक्सक्रीशन सिस्टम और डाइजेशन सिस्टम दोनों सब कुछ प्रभावित होता है प्रोटीन से। कितना हम प्रोटीन ले रहे हैं, हर चीज़ प्रोटीन ही होता है। आप खुद देखते हो कि लोग पूछते हैं कितना प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ खाया। इसलिए दोस्तों, इन सारे भोज्य पदार्थों में प्रोटीन सबसे ज़्यादा इसको इन्फ्लुएंस करता है, और वही विषैले पदार्थ के रूप में किस प्रकार से इन्फ्लुएंस कराएगा, आज इसी टॉपिक पे गहन विश्लेषण करते हैं। आइए दोस्तों, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हमने बात किया दोस्तों प्रोटीन की, एकदम अच्छे से सुनिएगा। प्रोटीन, देखो दोस्तों, सबसे पहले प्रोटीन सुनो क्या होता है। बेसिक्स चीज़ों को पहले यहाँ पर आप जितनी ज़रूरत है उतनी यहाँ पर लेंगे, फिर जीवों में पोषण जब टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट किस प्रकार से, सेचुरेटेड फैट, अनसेचुरेटेड फैट, कौन लाभ कौन हानिकारक,
सब चीज़ करते हुए निकल लेंगे। लेकिन अभी समझना क्या है, प्रोटीन क्या है सर? प्रोटीन लगभग 200 से 300 प्रकार के अमीनो अम्ल का एक समुच्चय है, अर्थात यह अमीनो अम्ल से मिलकर के बना होता है। कितने प्रकार के? 200 से 300 प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर के बना होता है यह प्रोटीन। इसलिए मेरे दोस्तों यह प्रोटीन अमीनो अम्ल का जब ये अमीनो अम्ल से मिलकर बना है, तो मेरे दोस्तों जब प्रोटीन का हम जब अंदर प्रोटीन लेके जाएंगे तो जायज़ सी बात है कि सर अमीनो अम्ल तो अंदर छोड़ेगा, इतना तो क्लियर है। लेकिन दोस्तों एक सबसे बड़ी घटना यह घटती है कि जब प्रोटीन को हम शरीर के अंदर लेके जाते हैं और अंदर ले जाकर के जब इसका डाइजेशन कराते हैं, क्या कराते हैं? पाचन कराते हैं, तो प्रोटीन के पाचन के फलस्वरूप क्या बनता है दोस्तों? अमीनो अम्ल। आपको मैंने बताया कि इसका निर्माण ही किससे हुआ है? अमीनो अम्ल। अब आप खुद सुनो दोस्तों, जब प्रोटीन खाते हैं और जिसका निर्माण ही अमीनो अम्ल से हुआ है, तो हमें प्रोटीन आवश्यक है, यानी हमें अमीनो अम्ल भी ज़रूरत है जीने के लिए। ठीक है, मतलब इसकी ओरिजिन तो यही कर रहा है, तो जब इसका पाचन करेंगे तो यही तो मिलेगा शरीर के अंदर। इसलिए मेरे दोस्तों शरीर के लिए यह क्या होता है? आवश्यक पदार्थ होता है। इतना तो किसी भी बंधु को कोई भी दिक्कत नहीं होगा कि सर हम प्रोटीन इसीलिए खाते हैं कि हमें अमीनो अम्ल मिल गया। लेकिन दोस्तों ये नकारात्मकता क्या करता है कि दोस्तों प्रोटीन के पाचन के फलस्वरूप इसी के साथ साथ एक अन्य विषैला पदार्थ भी निकल जाता है, और उसी का नाम है मेरे दोस्तों अमोनिया। क्या नाम है? अमोनिया। समझ में आया क्या दोस्तों? ये बताओ अमोनिया क्या है? अमोनिया एक विषैला पदार्थ है। यह क्या है दोस्तों? एक टॉक्सिक मैटर है। यह कैसा पदार्थ है सर? यह विषैला पदार्थ होता है। अब मेरे को बताओ दोस्तों, इस विषैले पदार्थ को तो हम शरीर से बाहर निकालेंगे ना, कि इसको रखेंगे? नहीं। इसलिए दोस्तों उत्सर्जन की परिभाषा क्या बनती है कि शरीर से हानिकारक एवं विषैले पदार्थ के रूप में अमोनिया को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। परिभाषा कैसे बनती है ये बात आपको समझ में आई। अब मेरी बात सुनना दोस्तों, ये अमोनिया विषैला पदार्थ है, तो ये हमारे लिए आवश्यक है कि अनावश्यक है? तो दोस्तों यह क्या है? अनावश्यक है। यह बात तो समझ में आ गया कि सर यह तो अनावश्यक है और यह आवश्यक है। तो दोस्तों इस अनावश्यक पदार्थ को शरीर से बाहर कैसे निकालेंगे? दिक्कत इस बात की है कि देखो दोस्तों, दिक्कत कहाँ जाके खड़ी होती है। एक बात ये चीज़ है कि 1 ग्राम अमोनिया, NH3 को अमोनिया बोलते हैं दोस्तों। 1 ग्राम अमोनिया को शरीर से बाहर निकालने के लिए दोस्तों 500 ml जल की आवश्यकता होती है। अब बताओ ध्यान से दोस्तों, जब 1 ग्राम अमोनिया को शरीर से बाहर निकालने के लिए 500 ml जल की रिक्वायरमेंट होती है, तो बताओ आप लोग खुद बताओ, दिन भर में कितना पानी पीते हो? 1.5 लीटर, 2 लीटर, 1.5 लीटर, इतना ही पीते होंगे हम लोग। पूरा समस्त मानव जगत तो 1.5 से 2 लीटर के बीच में ही रहता है। अब बताओ मेरे को दोस्तों, अगर हमारे शरीर में 5 ग्राम अमोनिया आ गई, मान के चलो ये आ गया, और इसको निकालना है तो 500 ml एक बार में चाहिए, तो 300 हमें 1.5 लीटर, तो दोस्त 1.5 लीटर तो 3 ग्राम निकालने में चाहिए, हमें निकालना है 5 ग्राम, और पानी कहाँ से आएगा? तो दोस्तों ये विषैला पदार्थ शरीर के लिए विनाशक बन जाएगा, शरीर को विनष्ट कर देगा, अपखंडित कर देगा। इसलिए मेरे दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, हमारे शरीर, अब ध्यान से यहाँ सुनना, जब 1 ग्राम अमोनिया को निकालने के लिए 500 ml वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, तो हमारा शरीर तो इसको नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि हम तो 1.5 से 2 लीटर ही पीते हैं। अगर हमारे बॉडी में 5 ग्राम अमोनिया एंट्री कर गया तब तो हम फंस गए, हो गया ना। लेकिन एक आप बात बताओ, जिसके पास जल की अधिकता है, जिस मानव को छोड़ दो, जो जल में रहने वाले जंतु हैं, अगर उनके पास जल की खूब अधिकता, रात दिन जल में तैरते रहते हैं, वो तो आसानी से इस अमोनिया को बाहर निकाल सकते हैं, उनको किसी तरह की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए दोस्तों कॉन्सेप्ट यहीं से फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो रहा है, और आपको समझना ऐसे होगा कि दोस्तों जो अमीनो अम्ल को डायरेक्ट बाहर निकाल देते हैं, किसी तरह से उनको कोई दिक्कत नहीं होता है, उसी को दोस्तों अमोनोटिलिक प्राणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमोनोटिलिक प्राणी।
अर्थात ध्यान से सुनिएगा, जिन जंतुओं में जल की सबसे ज़्यादा अधिकता होगी उसी किसी तरह का 500 ml उसके लिए कोई महत्व नहीं रखता है। जैसे समुद्र में रहने वाले प्राणी के लिए 500 ml क्या है, उसके पास भी अगर 10 लीटर भी निकालना होगा ना तो आराम से निकाल देगा, क्योंकि वो जल में रह रहा है। लेकिन मनुष्य तो इतना ग्रहण नहीं कर रहा है। इसलिए दोस्तों, जब मनुष्य के पास ये कैपेबिलिटी, ये क्षमता नहीं है कि वह 1 ग्राम अमोनिया को निकाल पाए, अर्थात 10 ग्राम अमोनिया को शरीर से बाहर निकाल पाए, इसलिए मनुष्य डायरेक्ट अमोनिया के रूप में अपने उत्सर्जी पदार्थ को बाहर नहीं निकाल पाता है। क्यों? ध्यान से सुनिएगा, हर प्रश्न का जवाब मिलेगा। मनुष्य अपने उत्सर्जी पदार्थ के रूप में, आप लोगों ने सुना होगा कि पेशाब के तहत यूरिन को बाहर निकालता है, अर्थात यूरिया को बाहर निकालता है। यूरिया को क्यों निकालता है? क्यों नहीं अमोनिया को डायरेक्ट निकाल पाता है? क्योंकि सर 1 ग्राम अमोनिया को निकालने के लिए 500 ml चाहिए, जो मानव के लिए क्या है? खतरा है। इसलिए दोस्तों, इसी अमोनिया के लिए खड़ा हो जाता है एक आगे का सिस्टम, उसका नाम है दोस्तों लीवर। क्या नाम है? लीवर। लीवर को क्या बोलते हैं? यकृत। यकृत ने कहा, क्या कहा? बोला अमोनिया को लेके आओ इधर। इसलिए अमोनिया इसके पास गया। कौन गया? अमोनिया। अमोनिया को क्या बोलते हैं? NH3। और बोला कि इस अमोनिया को मैं बदल दूंगा तो तुम्हें कोई टेंशन? बोला नहीं। इसलिए दोस्तों, इस अमोनिया को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराया और इसी अमोनिया को किस में बदल दिया दोस्तों? यूरिया में बदल दिया। और यूरिया में किसने बदला दोस्तों? यह किसके माध्यम से हुआ? लीवर अर्थात यकृत के माध्यम से क्या हुआ दोस्तों? इसने क्या किया? लीवर अर्थात यकृत ने NH3 को किस में बदलवा दिया? अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर दिया। आपको ये बात समझ में आ गया कि सर ये बात तो समझ में आ गई कि मनुष्य डायरेक्ट अपने उत्सर्जी पदार्थ के रूप में अमोनिया को बाहर इसलिए नहीं निकाल पाता है क्योंकि उसके पास वाटर की अवेलेबिलिटी उतनी नहीं है। इसलिए लीवर एक सहायता प्रोवाइड कराता है और बोलता है, देखो दोस्तों, लीवर सबसे बड़ी सहायता क्या किया? बोला कि हम अमोनिया को यूरिया बना के निकाल देंगे और इसके साथ साथ जो भी अपशिष्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड तो शरीर के लिए अपशिष्ट है, इसको भी बाहर निकलवा देता है। और दोस्तों, यूरिया का सूत्र क्या होता है? NH2CONH2। इसको बैलेंस भी कर लेते हैं, 2NH3 कर लीजिए, हो गया बैलेंस। अब ध्यान से समझिए, देखो दोस्तों, ध्यान से एकदम अच्छे से समझिएगा, किसी भी तरह से कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। जिसके पास जल की अधिकता होगी वह अमोनिया को डायरेक्ट बाहर निकाल देगा, अर्थात अमीनो अम्ल को डायरेक्ट बाहर निकाल देगा। जिसके पास इससे ज़्यादा कम, अब ध्यान से सुनना, 1 ग्राम यूरिया को बाहर निकालने के लिए दोस्तों 50 ml जल की ज़रूरत होती है। अब मेरे को बताओ दोस्तों, मनुष्य इसको तो आसानी से बाहर निकाल देगा, इसमें मनुष्य को निकालने में कोई दिक्कत नहीं होती। इसीलिए दोस्तों मनुष्य यूरियोटिलिक होता है, जल वाले जंतु अमीनोटिलिक होते हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें कम जल की ज़रूरत होगी अमोनिया को निकालने के लिए। अर्थात इसीलिए क्यों कम जल की ज़रूरत? तो दोस्तों, इसके लिए सुरक्षा किसने हमें, वातावरण किसने प्रोवाइड किया? यकृत ने। अगर लीवर नहीं होता तो मनुष्य का पूरा पारितंत्र विनष्ट हो जाता। इसलिए लीवर के द्वारा अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित किया गया और यूरिया में परिवर्तित करने के पश्चात ही 1 ग्राम यूरिया को निकालने के लिए 50 ml जल की आवश्यकता होती है, जिसको मनुष्य सुचारू रूप से बाहर स्रावित कर सकता है। समझ में आपको कोई दिक्कत? किसी भी बंधु बहन भाई किसी को भी दिक्कत नहीं हुआ होगा? तो दोस्तों, आपको इतनी बात समझ में आई। अब ध्यान से सुनना, जब ये अमीनो अम्ल के रूप में जब कोई डायरेक्ट बाहर निकालेगा, ध्यान से सुनिएगा, जब कोई भी जंतु अमीनो अम्ल के रूप में, तो इसके लिए क्या होगी दोस्तों? सर्वाधिक जल की आवश्यकता होगी ना? आपको समझ में आ रहा है ना? क्योंकि अमीनो अम्ल इतना चाहिए इसको, तो इसके लिए क्या चाहिए? सर्वाधिक जल की आवश्यकता होना चाहिए। बोलो, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा सर? सर्वाधिक जल की आवश्यकता, तो सर्वाधिक जल कहाँ मिलता है सर? जलीय जंतुओं के लिए मिलता है। इसलिए मेरे दोस्तों याद रखिएगा, जलीय जंतु कैसे होते हैं दोस्तों? जो अमीनो अम्लों को डायरेक्ट निकालते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं दोस्तों अमीनो टिलिक जंतु। क्या बोलते हैं? अमीनो टिलिक
जंतु। कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता है कि किसी भी बंधु भ्राता को कोई दिक्कत हुआ होगा। अब ध्यान से सुनना दोस्तों, जो डायरेक्ट यूरिया के रूप में बाहर निकालते हैं इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? यूरियोटिलिक। बताओ आपको कोई दिक्कत? इसलिए मनुष्य किसके तहत आता है सर? यूरियोटिलिक। मनुष्य अपने उत्सर्जन के रूप में क्या निकालता है सर? यूरिया निकालता है। जलीय जंतु क्या निकालते हैं सर? अमीनोटिलिक, अमीनो अम्लों को बाहर निकालते हैं। क्यों? बात समझ में आ चुका होगा। बताओ दोस्तों, किसी को कोई दिक्कत? और एक बात ध्यान से सुनिएगा, जो बहुत कम मात्रा में जल पीता है वो क्या करेगा? पर जो 50 ml से भी कम पीता है वो क्या करेगा सर? मान लेते हैं 1 ग्राम इतने के लिए, मतलब मनुष्य 1.5 लीटर पीता है तो 50 ml तो निकाल देगा, उसमें उसको कोई ज़रूरत, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन दोस्तों जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो क्या करेंगे? वो तो 50 ml पिला दोगे तो फट जाएंगे कीड़े मकोड़े ही। समझ रहे हैं ना आप लोग? 50 ml में तो फट ही जाएगा, बिच्छू फट ही जाएगा, काकरोच फट ही जाएगा, छिपकली फट ही जाएगी। वो क्या अजीब से थोड़ा थोड़ा बस चाट करके रह लेते हैं। सांप फट ही जाएगा। समझ रहे हैं आप? क्या होगा फिर इसका? दोस्तों जो ध्यान से सुनना, एक होता है यूरियोटिलिक, और जो सबसे कम मात्रा में जिसको जल की ज़रूरत होती है वो यूरिक अम्ल के रूप में अपना उत्सर्जन पदार्थ बाहर निकलता है, और उसको बोलते हैं दोस्तों यूरिकोटिलिक प्राणी या यूरिकोटिलिक जंतु। समझ में है क्या? क्योंकि ये यूरिक अम्ल के रूप में बाहर निकालते हैं, तो मनुष्य यूरिया के रूप में बाहर निकालता है, तो जलीय जीव जंतु अमीनो अम्ल के रूप में बाहर निकालते हैं अपने उत्सर्जी पदार्थ को। तो आइए दोस्तों, इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या रहा? जल। इसलिए बस ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्डअप करना है कि जिसके पास जल की उपलब्धता होगी, जिसके पास जल की उपलब्धता कम होगी। तो आइए दोस्तों, इस टॉपिक को हम थोड़ा मिटाते हैं और इसको आप लोग डेप्थ में थोड़ा हम लिख करके समझाते हैं। समझ में आ गया होगा? इसको स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। अब दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, एकदम अच्छे से सुनिएगा, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन्स नहीं होना चाहिए आपको। देखो दोस्तों, पहला चीज़ एकदम अच्छे से करा रहे हैं आपको। देखो, जल की उपलब्धता के आधार पर, किसकी उपलब्धता के आधार पर? अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ठीक है, जल की उपलब्धता के आधार पर। देखो दोस्तों, पहला पॉइंट क्या मिला? देखो दोस्तों, मैंने आपको बोला एक होता है अमोनोटिलिक जंतु। ठीक है, कोई दिक्कत? दूसरा है दोस्तों यूरिकोटिलिक जंतु। यूरिकोटिलिक जंतु। और तीसरा होता है दोस्तों यूरियोटिलिक जंतु। यूरियोटिलिक जंतु एकदम अच्छे से समझिएगा। देखो दोस्तों, अमोनोटिलिक जंतुओं के लिए सबसे ज़्यादा क्या रिक्वायरमेंट होती है आपको पता है? सर्वाधिक जल की आवश्यकता होती है। सर्वाधिक जल की आवश्यकता होती है। बोलो यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत? सर अमोनोटिलिक कौन होता है जिसको सबसे ज़्यादा जल की आवश्यकता होगी? किसको निकालने में सर? उत्सर्जी पदार्थों को निकालने में। इसलिए दोस्तों, जब सर्वाधिक जल की आवश्यकता होगी इसको, तो ये क्या करेगा? ध्यान से सुनिएगा, यह इसके अंतर्गत कौन होंगे? एग्जाम्पल में लिखो आप, समस्त जलीय जीव क्या कहलाएंगे दोस्तों? अमोनोटिलिक, क्योंकि सर्वाधिक जल की जरूरत होगी और जलीय जीव जंतु ही निकाल सकते हैं इसको। इसलिए इसके अंतर्गत एग्जाम्पल में लिखो क्या होगा? पहले लिखो हाइड्रा, अमीबा, पैरामीशियम, इसके अलावा और क्या लिखोगे? मछली और जलीय सरीसृप। और क्या आ सकता है? लार्वा मेढक आ सकता है, लिखो टेडपोल। दोस्तों, जब मेढक बच्चा की स्थिति में होता है ना, तो उसे हम मेढक का लार्वा टेडपोल कहते हैं।
ठीक है, जैसे किसी तालाब में मेढक बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर उसको त्वरित बढ़ाना है, बड़ा बड़ा मेढक बनाना है, तो उसमें आयोडीन का छिड़काव कर दो, बड़ा हो जाएगा, तो लार्वा से मेढक बन जाएगा। तो लार्वा के स्टेज को ही टैडपोल कहते हैं। जब मेढक लार्वा स्टेज में होता है तो उसे टैडपोल कहते हैं। तो सर्वाधिक जल की आवश्यकता होती है दोस्तों। इसमें उत्सर्जी पदार्थ के रूप में क्या निकलता है? उत्सर्जी पदार्थ के रूप में क्या निकलता है सर? उत्सर्जी पदार्थ के रूप में सर अमीनो अम्ल निकलता है। बोलो मेरे भाई, किसी को कोई दिक्कत? नो सर, समझ में आ चुका, क्योंकि इसके लिए जल की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब देखो दोस्तों, यूरिकोटेलिक जंतु है, यूरिकोटेलिक, ये देखो इसमें क्या होता है, अमोनोटेलिक में क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ आप लोग लिख सकते हैं कि सर 1 ग्राम के लिए कितना ज़रूरत होती है? 500 ml वाटर की ज़रूरत होती है। पूरा इस सेंटेंस को आप लोग कर लीजिएगा। यूरिकोटेलिक में क्या होता है दोस्तों, इसके तहत सबसे कम जल की ज़रूरत होती है, सबसे कम जल की ज़रूरत होती है। क्यों? आपको बात समझ में आ चुकी होगी, क्योंकि कीट पक्षी कितना जल लेके आएगा, वो खुद ही मर जाएगा, फट जाएगा बीच ही में से। जाओ कफन वफन लेके चलना पड़ेगा उसके लिए, तो ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसलिए इसके तहत कौन आएगा? कीट वर्ग आएगा दोस्तों। समस्त कीट वर्ग में कौन आएगा? मक्खी ले लो, मकड़ी ले लो, बिच्छू ले लो, छिपकली ले लो, और क्या आ सकता है? और क्या आ सकता है? सांप ले लो, और क्या आएगा? पक्षी, याद रखना दोस्तों। और क्या आएगा? कॉकरोच। और मेरे भाई, ये जो कॉकरोच मैंने लिखा है, यही आपके सुपर टेट का प्रश्न था कि कॉकरोच का उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? यूरिया, अमीनो अम्ल या यूरिक एसिड? तो यूरिक एसिड होता है दोस्तों। इसलिए इसका उत्सर्जी पदार्थ क्या होगा? यूरिक अम्ल। दोस्तों देखो, आपके प्रश्न में, आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा प्रश्न उदाहरण से बनते हैं। बायो का सेगमेंट ही उदाहरण पर चलता है, इसलिए आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि सर एक यूरिकोटेलिक होता है, एक सबसे कम जल की जहाँ ज़रूरत होगी वो पक्षी वर्ग, कीट वर्ग होगा, और जहाँ पर संतुलित मात्रा में, जैसे यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप लोग लिख लो 1 ग्राम यूरिक अम्ल को बाहर निकालने के लिए 5 ml वाटर की ज़रूरत होती है। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ पर समझो, यहाँ पर कितनी ज़रूरत होती है दोस्तों? 1 ग्राम वाटर को बाहर निकालने के लिए दोस्तों 50 ml वाटर की ज़रूरत होती है। यहाँ पर कौन होता है? यहाँ पर न कम न ज़्यादा, मिनिमम अमाउंट में चाहिए होता है पानी, इसीलिए यूरियोटेलिक होता है। इसमें क्या आता है दोस्तों? स्तनधारी वर्ग आता है। स्तनधारी में कौन कौन? एक लिख लो व्हेल। ये नहीं कि व्हेल को मार देना आप लोग जलीय जीव जंतुओं में, गलत हो जाएगा, क्योंकि व्हेल मैमल्स होते हैं, स्तनधारी होते हैं। व्हेल, डॉल्फिन, उसके बाद मनुष्य, उसके बाद उभयचर लिख लो आप, एम्फीबियंस, उभयचर बोलते हैं मेढक। और दोस्तों ये अपने उत्सर्जी पदार्थ के रूप में क्या निकालते हैं? यूरिया का श्रावण करते हैं, बाहर यूरिया निकालते हैं। मेरे दोस्तों, आपको ये पूरे टॉपिक्स इस क्रम में मैंने समझाने की कोशिश किया कि बायो रटने की सब्जेक्ट नहीं है। अगर मैं रटवा करके इसको हटा देता जल, और जहाँ जहाँ जल है इसको हटा करके सिर्फ रटवाता, तो आपको याद होता? नहीं याद होता। कॉन्सेप्ट कभी भी आधा अधूरा नहीं पढ़ना चाहिए, और टीचर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेबल होते हैं बच्चे, इसलिए टीचर्स को हर उन उपायों को अपनाना चाहिए जिससे बच्चे आसानी से और सुगमतापूर्वक कॉन्सेप्ट को अपने अंदर पचा सकें। इसलिए दोस्तों, जल की उपलब्धता के आधार पर मैंने समझाया दोस्तों यहाँ पर ध्यान से समझो, यूरियोटेलिक मैंने समझाया, मेन इंपॉर्टेंट यही था कि जब हम प्रोटीन का पाचन करते हैं तो अमीनो अम्ल और अमोनिया का निर्माण होता है, और मनुष्य का शरीर अमीनो अम्ल के रूप में डायरेक्ट अमोनिया को शरीर से बाहर निकाल नहीं पाता है, क्योंकि उसके लिए उतना जल की उपलब्धता नहीं आवश्यकता होती है। उसके लिए वास्तविक वातावरण का निर्माण लीवर के द्वारा कराया जाता है, और लीवर के द्वारा अमोनिया को
किस में परिवर्तित किया जाता है दोस्तों? यूरिया के रूप में। तब जाकर के मनुष्य अपने उत्सर्जित पदार्थ के रूप में यूरिया को बाहर स्रावित कर पाता है। एक्सक्रीशंस ऑफ यूरिया, ठीक है, समझ में आया? विद द हेल्प ऑफ लीवर। इतना तो आपको समझ में आ चुका होगा दोस्तों। यूरिकोटेलिक मैंने आपको समझाया यूरिक अम्ल के रूप में, क्योंकि सबसे कम जल की जरूरत होती है। 1 ग्राम वाटर को निकालने के लिए मात्र 5 ml। पक्षी वर्ग तो 5 ml फेंक देगा कहीं से भी, 10 तालाब का भ्रमण कर लेगा, 5 ml निकाल देगा। लेकिन दोस्तों इससे 500 ml निकलवाओगे तो ये मर जाएगा। मनुष्य भी मर जा रहा था, इसलिए मनुष्य यूरियोटेलिक है, स्तनधारी यूरियोटेलिक है, मेढक यूरियोटेलिक है। यूरिकोटेलिक दोस्तों जितना भी कीट वर्ग है, कॉकरोच आपके प्रश्न में आ चुका है सुपर टेट में, याद रखिएगा। उसके बाद अमोनोटेलिक है दोस्तों, जो जलीय जीव जंतु होते हैं जो डायरेक्ट अमीनो अम्ल के रूप में बाहर निकाल देते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? अमोनोटेलिक। तो मेरी एक बात ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, यह सबका उत्सर्जी पदार्थ है ना, तो उत्सर्जी पदार्थ ही तो विषैला पदार्थ होता है। तो उत्सर्जन की परिभाषा क्या बने? शरीर से हानिकारक अर्थात विषैले पदार्थ के रूप में हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। और हानिकारक पदार्थ के रूप में हम लोग क्या निकालते हैं? अमोनिया। दोस्तों ये सब अमोनिया का ही तो बदला हुआ रूप है, इसलिए उत्सर्जन की परिभाषा क्या, ये आपको बात समझ में आ चुका होगा। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगा दोस्तों। एक नोट करके आपको लिखवा दूँ, नहीं तो आप लोग भूल जाओगे। एग्जाम्पल आप लोग याद रखिएगा। आइए दोस्तों एक नोट के तहत एक बात को समझते हैं अच्छे से, और उसी बात को आप लोग लिखने की कोशिश करिएगा और याद रखने की कोशिश करिएगा। दोस्तों नोट में क्या लिखिएगा कि लीवर अर्थात यकृत, ठीक है, अमोनिया को, लीवर किसको? अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है, यूरिया में परिवर्तित करता है। समझ में आ गया होगा आपको? बोलो दोस्तों। अब कभी भी प्रश्न आपसे पूछेगा तो आपको दिक्कत होगा? नो सर। इसलिए आप लोग इसको नोट करके लिखिएगा। अब आते हैं दोस्तों उत्सर्जन की परिभाषा क्या बनेगी, ध्यान से सुनिएगा। अब आप लोग खुद ही बना सकते हैं। देखो मैंने बोला लास्ट में परिभाषा बनाएंगे तो शायद सबको समझ में आएगा कि सर लास्ट में परिभाषा क्यों? तो लास्ट में परिभाषा इसलिए क्योंकि आप स्वतः बनाने के लायक हो गए। तो क्या लिखेंगे? शरीर से हानिकारक, शरीर से हानिकारक विषैले पदार्थों को, विषैले पदार्थों को अर्थात अमोनिया को बाहर स्रावित करना ही, बाहर स्रावित करना ही उत्सर्जन कहलाता है, एक्सक्रीशंस कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। समझ में आ गया होगा दोस्तों, इसको आप लोग उतार लीजिएगा। दोस्तों आज इतना ही रहने देते हैं। आपको याद हो गया होगा सर अमीनोटेलिक, यूरिकोटेलिक, यूरियोटेलिक, बस 300 मैंने बताया आपको, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कल हम पढ़ेंगे दोस्तों विभिन्न जंतुओं के उत्सर्जन अंग, जिसमें हम समझाएंगे आपको कि दोस्तों कौन कौन से, जैसे आपसे प्रश्न पूछ दिया कि एक कोशिकीय जीव, यूनिसेलुलर जितने भी जीव होते हैं उनका उत्सर्जन अंग क्या होता है, तो ऑप्शन दे देगा आपको कुछ भी। जैसे दे दिया नेफ्रिडिया, ग्रीन ग्लैंड, इशारा दे दिया, तो आप फ्लेम सेल, तो आप दिक्कत में फंस जाएंगे ना। लेकिन दोस्तों मैं सच बताऊं, एक कोशिकीय जीवों का उत्सर्जन अंग होता ही नहीं है। वो अपने किस तरह से अपने सरफेस बॉडी के माध्यम से उत्सर्जन अंग का श्रावण करते हैं, जिसमें हाइड्रा है, अमीबा है, पैरामीशियम है, जैसे मेढक का क्या है, नेफ्रिडिया है, झींगा का क्या है, ग्रीन ग्लैंड है। ये सब चीज़ आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। ये बायो आपको तैयार करना है तो उदाहरण पर विशेष फोकस आपको करना पड़ेगा। तो दोस्तों बस करते हैं, आपको धन्यवाद। और अगर मेरी वीडियो आपको सच में अच्छी लगी हो तो मैं दिल से आपको कहना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि ये चैनल आप लोगों के लिए समर्पित है।
जो भी बच्चा सुपर टेट BEO RO ARO की तैयारी कर रहा है उसमें हर क्वेश्चंस को मैं स्पेसिफाई करके मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। स्पेशली रूप से ये फोकस 3 एग्ज़ाम के लिए है। 3 एग्ज़ाम के लिए नहीं, जहाँ भी बायो होगा वहीं पे है, लेकिन अभी जो एग्ज़ाम मेरे सामने है स्पेशली रूप से फोकस तो वही है। जैसे सुपर टेट है, BO है, RO ARO है, UPP का एग्ज़ाम है, वन दरोगा का भी एग्ज़ाम आ गया है। तो सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा, तो आपको किसी भी तरह से कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। और मैं जब तक जीता रहूँगा तब तक आपको फ्री में पूरे डेप्थ कॉन्सेप्ट के साथ मैं चलाऊँगा। दोस्तों विश्वास नहीं होगा तो कोई भी बंदा अगर पेड क्लासेस कहीं भी कर रहा होगा IAS लेवल से लेकर के लोअर लेवल तक के एग्जाम में, तो एक बार मेरी नोट से आप अवश्य तुलना करिएगा। मेरी अगर उसकी नोट्स 15 होगी तो मेरी नोट्स 20-22 के आसपास टच करेगी। और आप सबसे बड़ी बात है कि मैं क्या हूँ ये चीज़ मुझे बताने की ज़रूरत अगर पड़ेगी तो ये मेरे लिए शर्मिंदगी का कारण है। मैं क्या हूँ ये आप एग्ज़ाम में आए हुए पेपर और आने वाले एग्ज़ाम से मैं क्या हूँ कि उत्तर आपको स्वयं मिल जाएगा। ओके दोस्तों, तो ओके, गुड नाइट, टेक केयर और हैप्पी इन योर लाइफ। ओके दोस्तों।